नमस्कार साथियों, तोरावटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लासेज में आज के सेशन के साथ हम देखेंगे भारत की मृदाएं। आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। सभी एग्ज़ामों में भारत की मृदाओं का पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो जितने भी अपने कंपटीशन में भारत का भूगोल जहाँ जुड़ता है वहाँ भारत की मृदाओं को ज़रूर जोड़ा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बनते हैं। सभी एग्ज़ाम, चाहे वो राजस्थान से संबंधित पटवार हो, पुलिस हो, या फिर हम और टीचर्स लेवल की एग्ज़ाम देखें तो उनमें भी प्रश्नों को पूछा जाता है। चाहे वो राजस्थान स्तर की पीएससी की जो एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा जाता है। साथ ही दिल्ली पुलिस के लिए विशेष करके मृदा का पॉइंट इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ तक हम देखें तो जो आरपीएससी द्वारा जो ली गई जो विगत अभी एग्ज़ाम है उसमें भी मृदा को लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। आरपीएफ एसआई में भी ये प्रश्न पूछा गया था मृदा को लेकर के कि रंगूर मृदा किस मृदा को कहा जाता है। तो क्या प्रश्न इस पे बनेंगे वो चर्चाएं हम अभी विस्तार के साथ करेंगे। तो भारत की मृदाओं के संदर्भ में जितनी भी जानकारियाँ होंगी हम उनको विस्तार के साथ देखेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जो हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस YouTube चैनल पर प्रथम बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर जितने भी वीडियो जारी हों या सूचनाएं आएँ वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। आज के इस लाइव सेशन में हम देखेंगे भारत की मृदाओं को। तो मृदाओं से संबंधित सबसे पहले हम जानकारी लेंगे, सामान्य जानकारी, मृदाओं की सामान्य जानकारी। और यहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए हम सबसे पहले इसका टॉपिक ही अलग लेकर के आए हैं, मृदाओं की सामान्य जानकारी। तो मृदा किसे कहते हैं? सबसे पहले हमारी सामान्य जानकारी में है मृदा क्या है। मृदा क्या है ये सबसे पहले जानकारी है। तो मृदा किसे कहते हैं? प्यारे साथियों, जैसा आप जानते हैं हम जितने भी भूभाग के क्षेत्र को हम देखते हैं उनमें हम पाते हैं कि जहाँ भी हम धरातल के ऊपरी भाग पर जो भी प्रकार की असंगठित चट्टानों के अवशेष होते हैं उसको ही मृदा के रूप में जानते हैं। जिस पर हम कृषि करते हैं या धरातल का वह ऊपरी भाग जो हमारे कृषि के लिए उपयोगी होता है वह मृदा का ही भाग होता है। तो मृदा किसे कहा जाता है? यहाँ ध्यान देंगे, मृदा धरातल का ऊपरी भाग है। किस रूप में है? धरातल के ऊपरी भाग पर पाई जाने वाली असंगठित कणों के योग को मृदा कहा जाता है। अब मृदा क्या कहलाती है? ध्यान देंगे, या मृदा किसे कहा जाता है? तो धरातल के ऊपरी भाग पर या सतह के ऊपरी भाग पर जो पाई जाने वाली असंगठित कणों का जो योग है वह मृदा कहलाता है। अब ये असंगठित कणों का योग है तो ये असंगठित किसकी अवस्था होती है? तो यहाँ हम देखेंगे मृदा निर्माणकारी तत्वों के रूप में। तो जो मृदा का निर्माण करते हैं, तो मृदा के निर्माण में सबसे पहले हम देखेंगे मृदा की निर्माणकारी कारक। निर्माणकारी कारक मृदा निर्माणकारी कारक जिनसे मिलकर के मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ हम देखेंगे मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारकों का योगदान है। तो सबसे पहले मृदा निर्माणकारी कारकों में हम देखें जलवायु का सबसे बड़ा योगदान है। मृदा निर्माणकारी कारकों में जलवायु। और प्यारे साथियों, जलवायु मृदा का निर्माण कैसे करती है? ये 3 प्रकार से करती है। एक होता है तापमान, एक होता है वर्षा और एक स्थिति होती है आर्द्रता। तापमान, वर्षा और आर्द्रता की जो स्थिति है
वो मृदा निर्माण के लिए उपयोगी होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि तापमान, वर्षा और आर्द्रता मिलकर के जलवायु का निर्माण करती हैं और जलवायु मृदा का निर्माण करती है। किस प्रकार से करती है अभी हम ये जानेंगे। तापमान किस प्रकार से मृदा का निर्माण करता है। प्यारे साथियों, जैसा कि हम घरेलू स्तर पर देखते हैं कि सर्दी के समय हम अगर कांच के बर्तन में या कांच के गिलास में गर्म पदार्थ डालते हैं, चाहे वो पानी डालें या चाय डालें, गिलास चटक जाता है। ऐसा हमने अनुभव किया है। तो इस प्रकार से ही चट्टानें जो धरातल के ऊपर पाई जाती हैं, उनके ऊपर बार बार गर्मी का प्राप्त होना या उष्मा ग्रहण करने के उपरांत चट्टान का फैलना और शीतल अवस्था में या उष्मा के त्यागने के उपरांत चट्टान का वापस सिकुड़ना, बार बार जब यही क्रिया होती है तो ये चट्टानें बिखरना प्रारंभ हो जाती हैं या टूटना प्रारंभ हो जाती हैं। और ये जो टूट करके जो अवशिष्ट कण बनते हैं या असंगठित जो कण बनते हैं, इन असंगठित कणों का योग ही क्या बन जाता है, मृदा बन जाता है। वर्षा की उपस्थिति किस प्रकार से है, तो जिस प्रकार से गर्म चट्टान के ऊपर अचानक से वर्षा का ठंडा जल पड़ता है, अचानक से जो धरातल के ऊपर पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं, वो चट्टानें एकदम से सिकुड़ नहीं पाती और उनमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं और दरारें चट्टानों को बिखेरने में मदद करती हैं। इस प्रकार से असंगठित कण बनेंगे और यही असंगठित जो कण होंगे वो क्या कहलाएगी, मृदा कहलाएगी। आर्द्रता की उपस्थिति, चट्टानों का नम रहना, चट्टानों में उष्मा के साथ ही ये जो नमी होती है या जो जल धारण करने की क्षमता होती है या उसके ऊपर जो जल रुका होता है, ये ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती अवस्था में होता है। शीतकाल में यही जल जब शीत की जो अवस्था आती है उस समय बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो चट्टानों की दीवारों के ऊपर दबाव बनाता है और जो रंध्र या गड्ढा होता है वो चौड़ा बनने लगता है और धीरे धीरे यही स्थिति चट्टान को तोड़ने में मदद करती है। तो इस प्रकार से जलवायुगत कारक हैं वो चट्टानों को तोड़ने का कारण करते हैं या चट्टानों को तोड़ने में मदद करती हैं और यही असंगठित कणों का निर्माण करती हैं। और अगली जो अवस्था आती है वो आती है वनस्पति। वनस्पति व जीव जंतु। वनस्पति व जीव जंतु, तो वनस्पति व जीव जंतु का जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वह भी मृदा का भाग बनता है। किस प्रकार से बनता है वनस्पति जीव जंतु का अवशिष्ट भाग, अवशिष्ट भाग मृदा का निर्माण करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं वनस्पति का जो कचरा होता है या वनस्पति के गल जाने से, गलने से, सड़ने से बनता है, या फिर जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उन जीव जंतु का जो अवशिष्ट भाग होता है ये, या फिर अवस्था होती है जीव जंतु के द्वारा त्यागे गए मलमूत्र द्वारा, मलमूत्र द्वारा, जिसको हम गोबर कह सकते हैं। तो गोबर का भी उपयोग हम सामान्यतः कृषि के साथ देखा था कि खाद के रूप में उपयोग लेते हैं। अंततः यही जो जीव जंतु का मलमूत्र होता है ये असंगठित कणों के साथ जुड़ करके मृदा का भाग बन जाता है और अंततः ये मृदा में समाप्त हो जाता है, मृदा निर्माण में उपयोगी होता है। अब हमने सबसे जो महत्वपूर्ण देखा था वो अवस्था देखी थी असंगठित कणों का योग, और वो क्या थी असंगठित कण, वो थी जनक शैलें या चट्टानें। जनक शैल या इनको कहा जा सकता है चट्टान। तो चट्टानों की जो अवस्था है इसके बिखरने से या टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। अब यहाँ जो प्रश्न बनेगा यही अवस्था देकर के पूछा जाएगा मृदा के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस कारक का होता है। तो मृदा निर्माण में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो चट्टानों का होता है। चट्टानों के कारण ही मृदा का बड़ा भाग निर्मित होता है। तो यहाँ आप ध्यान दे पा रहे होंगे जनक शैलें अर्थात जिस स्थान पर पाई जाने वाली चट्टानों का जैसा रूप होता है मृदा का भी वैसा ही रूप होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोयले को अगर घिसा जाता है या पीसा जाता है या उसको तोड़ा जाता है तो उससे टूटने वाले कणों का रंग भी काला होता है और बनने वाले पाउडर का रंग भी काला होता है और अंततः वह जहाँ भी जाकर के जमेगा वहाँ काली मृदा का निर्माण करेगा। जिस प्रकार से हमारे आसपास में हम ईंट का उपयोग करते हैं और उस ईंट को अगर तोड़ा
जाए या उसको पीसा जाए या उसको घिस दिया जाए तो उससे बनने वाला जो पाउडर होता है या उससे बनने वाला जो अवशिष्ट कण होता है वो भी लाल रंग का होता है या भूरे रंग का होता है। सामान्यतः उस स्थान पर बनने वाली मृदा कैसी होगी, लाल रंग की या भूरे रंग की होगी। तो जिस स्थान पर जिस प्रकार की चट्टान टूटती है उसके आसपास वाले क्षेत्र में वैसी ही मृदाओं का निर्माण होता है। सामान्य रूप से हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो यूज करते हैं चौक, उस चौक का जो पाउडर होता है वो सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है और अगर उस सफ़ेद पाउडर का जो विस्तार अगर बाहर कर दिया जाए या बाहर फेंक दिया जाए तो उस स्थान पर बनने वाला जो रंग होगा वो भी सफ़ेद रंग का होगा और ऐसी ही चट्टानों के टूटने से बनने वाली जो मृदा होगी वो भी कैसी होगी, सफ़ेद रंग की होगी। तो प्यारे साथियों, जिस स्थान पर धरातल के ऊपर जो भी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन पहाड़ियों का जो अवशिष्ट भाग होता है जो अपर्दनात्मक शक्तियों के कारण से कटता है और अपर्दनात्मक शक्तियाँ अपने साथ काट करके जब परिवहन के रूप में उसको अन्यत्र ले जाती हैं और जहाँ उसका जमाव कर देती हैं, यही असंगठित कण क्या बन जाती हैं, मृदा बन जाती हैं। तो इन मृदाओं में आप देख पा रहे होंगे जनक शैलों का सबसे बड़ा योगदान होता है, अर्थात मृदा में सबसे बड़ा भाग होता है जनक शैलों का अवशिष्ट भाग जिसको मृदा कहा जाता है। अर्थात जनक शैलों के अवशिष्ट कण ही मृदा का सबसे बड़ा रूप होता है या मृदा का सबसे बड़ा भाग होता है। ये थी हमारी इसकी सामान्य जानकारी और इस सामान्य जानकारी के आगे बढ़ते हैं हम मृदा के लिए और क्या क्या तथ्य हैं जिनको देखेंगे। तो यहाँ तक कि आपकी जानकारी आपको समझ में आई होगी। यहाँ आप देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ मृदा निर्माणकारी कारकों में पूछ लिया जाए तो निम्न में से कौन सा है, जलवायु है, वनस्पति व जीव जंतु, दो कारक इसके साथ मिले हुए हैं, वनस्पति व जीव जंतु। यहाँ से प्रश्न बनेगा निम्न में से कौन सा एक जैविक कारक मृदा निर्माण के लिए उपयोगी है। तो जैविक कारक में वनस्पति और जीव जंतु किस प्रकार के माने जाते हैं, जैविक कारक माने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन अलग से निकलता है जैविक कारक। तो जैविक कारक कौन सा होगा, जैविक कारक होगा जीव जंतु व वनस्पति के अवशेष भाग जैविक कारकों के रूप में मृदा का निर्माण करते हैं। जनक शैलों के रूप में देखें तो यहाँ से प्रश्न बनता है मृदा का सबसे बड़ा भाग होता है जनक शैलों का अवशिष्ट भाग ही मृदा का सबसे बड़ा रूप होता है। नेक्स्ट स्थिति आती है जलवायु मृदा को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो जलवायु की जो कुछ घटनाएं हैं जिनमें आप देख पा रहे होंगे तापमान की स्थिति, वर्षा की उपस्थिति और आर्द्रता की स्थिति मृदा को निर्मित करने में अपना योगदान देती है। योगदान किस प्रकार से देती है, स्वयं ने देकर के और देती है अप्रत्यक्ष रूप से शैलों को तोड़ने में उपयोगी होती है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से मृदा निर्माण का सबसे बड़ा उपयोगी भाग कौन सा होता है, वो होता है जलवायु। तो यहाँ ध्यान देंगे आप अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात जलवायु खुद मृदा नहीं बनती है, जलवायु के प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं और यही चट्टानें अंततः असंगठित कणों में विभाजित होकर के मृदा का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ से आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन निकल करके आते हैं। मृदा किसे कहा जाता है, धरातल के ऊपर असंगठित कणों के योग को मृदा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है जलवायुगत कारक पर और प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा अप्रत्यक्ष कारक है जो मृदा निर्माण के लिए उपयोगी है। ऑप्शन में यही मिलेंगे जलवायु कारक, वनस्पति कारक, जीव जंतु और जनक शैलें। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला जलवायु है, ये प्रत्यक्ष खुद मृदा का निर्माण करती है। तो इनमें प्रश्न आता है वनस्पति और जीव जंतुओं को लेकर के कि यह कारक है, ये जैविक कारक है जो मृदा निर्माणकारी कारक माना जाता है। यहाँ जनक शैलों को लेकर के प्रश्न आता है कि जनक शैलें मृदा निर्माण के लिए उपयोगी होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। जिस प्रकार की जनक शैलें होंगी उसी प्रकार की मृदा पाई जाएगी। जिन पहाड़ियों में काले रंग की चट्टानें पाई जाती हैं, काले रंग का पत्थर पाया जाता है, उसके आसपास वाले क्षेत्र में काले रंग की मृदा का जमाव पाया जाता है। जिन पहाड़ी क्षेत्रों में भूरे रंग का या लाल रंग का पत्थर होता है, उसके आसपास वाले क्षेत्र की मृदा का विस्तार देखेंगे या आसपास के कृषि जोतों को देखेंगे तो वहाँ लाल रंग की मृदा का विस्तार पाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनक शैलों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। इस पर जो अगला प्रश्न होता है सर्वाधिक विस्तार के लिए पूछ लिया जाता है मृदा का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, यही कारक होंगे जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका शैलों की होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है जनक शैलें। जनक शैल क्यों कहा जाता है, जनक का अर्थ जन्म देने वाला और जन्म देने वाले को पिता कहा जाता है। तो मृदा का पिता किसे कहा जाता है, शैल संरचना को कहा जाता है। अर्थात शैल के टूटने से मृदा का निर्माण होता है और सबसे बड़ा होने के कारण ही इसको मुख्य रूप से प्रमुख कारक माना जाता है। ये थे इस पर बनने वाले क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं इसकी अगली कड़ी को। तो यहाँ तक एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर।
नेक्स्ट आगे हम देखें मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण, तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ सामान्य जानकारी को इसमें भी। मृदा का वर्गीकरण विश्व में सर्वप्रथम मृदा का जो वर्गीकरण था वो बिनेट महोदय द्वारा किया गया अमेरिका में। बिनेट महोदय द्वारा किया गया। अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि विश्व में मृदा का वर्गीकरण सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो बिनेट महोदय द्वारा और अमेरिका से प्रारंभ हुआ। तो बिनेट महोदय का संबंध है अमेरिका से, तो अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक और मृदा वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। मृदा का वर्गीकरण अमेरिका से प्रारंभ हुआ। तो बिनेट महोदय का संबंध किससे माना जाता है, अमेरिका के एक मृदा वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। इसका विस्तार अमेरिका में इसने सबसे पहले बताया कि विश्व में मृदा का वर्गीकरण है वो संपूर्ण रूप से 8 प्रकार के रूप में देखा जाता है और भारत में भी 8 ही प्रकार का माना जाता है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, विश्व में मृदा को कितने भागों में बांटा गया है। इस बिनेट महोदय द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था उस मृदा वर्गीकरण के आधार पर विश्व में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। भारत में भी मुख्य रूप से 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, लेकिन वर्तमान समय में इन्हीं में से 2 को अलग करते हुए वर्तमान में मृदा के लगभग 10 प्रकार बता दिए गए हैं। लगभग का तात्पर्य समझना, अगर ऑप्शन में आपका 8 है तो आपको भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अगर ऑप्शन में सीधा ही दे दिया जाए भारत में मृदाओं के प्रकार हैं और वहाँ 8 और 10 दोनों ऑप्शन हैं, तो आपको आंसर क्या देना है, 8 देना है। तो ये ध्यान रखेंगे, भारत में मृदाओं का जो वर्गीकरण है, भारत में मृदा वर्गीकरण, भारत में मृदा वर्गीकरण ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है और मान्य किसके द्वारा है, तो यहाँ ध्यान देंगे आप, भारत में मृदा का वर्गीकरण ICAR द्वारा किया गया है। ICAR क्या है, ICAR है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यहाँ से जो प्रश्न है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यही पूछा जाता है भारत में मृदा का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मृदाओं के 8 प्रकार बतलाए हैं। भारत में मृदाओं के 8 प्रकार बतलाए हैं। मृदाओं के 8 प्रकार बतलाए हैं, अर्थात मुख्य रूप से मृदाएं कितनी हैं, तो यहाँ आप ध्यान देंगे क्वेश्चन होगा आपका मुख्य रूप से या प्रमुख मृदाएं 8 प्रकार की हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, भारत में प्रमुख मृदाएं हैं, 8 प्रकार की मृदाएं हैं। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, तो मृदाओं का जो वर्गीकरण है वो ICAR द्वारा किया गया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है ICAR किसे कहते हैं या ICAR किसको कहा जाता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कहा जाता है। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण करने वाला संगठन किस नाम से जाना जाता है, ICAR या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ जो मृदा का जो वर्गीकरण है, इस मृदा वर्गीकरण को उपयोग के आधार पर 8 प्रकार से बांटा गया है। तो आप ये ध्यान देंगे मृदा की जो विशेषताएं हैं उनमें मृदा उपयोग के आधार पर 8 प्रकार हैं। मृदा उपयोग के आधार पर 8 प्रकार हैं। ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन हैं अपने। देखिए मुख्य रूप से मृदाओं के प्रकार 8 हैं
मृदाओं का विभाजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उपयोग के आधार पर मृदाओं को कितने भागों में बांटा है? 8 प्रकार से बांटा है। यहाँ अपने क्वेश्चन को यहाँ हटा करके ले जाया जाता है और अपन इसकी संख्या को कुछ अलग मान बैठते हैं कि अगर मुख्य रूप से मृदा ये है तो उपयोग के आधार पर या तो कम होंगी या ज़्यादा होंगी। तो सामान्यतः हम अधिक ही मानते हैं कि मृदा इतने प्रकार की हैं तो उपयोग उसका कुछ ज़्यादा होता होगा, तो मृदाओं के प्रकार भी कुछ अधिक होंगे। तो पहले साथ ही ध्यान देंगे, ICAR ने मृदा उपयोग के आधार पर ही मुख्य भागों को 8 प्रकार से बतलाया था। भारत में इन मृदाओं में विस्तार की दृष्टि से धीरे धीरे क्षेत्र में वृद्धि होने के कारण 2 अतिरिक्त भागों में भी बांट दिया गया, जिनकी हम चर्चा करेंगे, जैसे लवणीय और क्षारीय मृदा, जो स्वयं मृदा न होकर के किसी मृदा का ही अवशिष्ट रूप जो किस में बदल जाता है? लवणीयता या क्षारीयता में बदल जाता है। अर्थात वह भूमि जो कभी उपयोगी थी लेकिन अधिक सिंचाई के कारण से वह बंजर भूमि बन जाती है या कृषि के लिए अनुपयोगी भूमि बन जाती है। क्या कहलाती है? वह कहलाती है लवणीय व क्षारीय। तो मुख्य रूप से लवणीय और क्षारीय मृदा का प्रकार नहीं है, लेकिन वर्तमान में इसको भी मृदा का प्रकार मान लिया गया है, क्योंकि अन्य मृदाओं की तरह इसका विस्तार भी भारत में अधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। क्षेत्र की भी हम चर्चा करेंगे, कितने भाग पर पाई जाती है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, और यही अपने लवणीय और क्षारीय मृदा पर प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा। तो यहाँ तक की जो जानकारी थी, इसमें प्रश्न और जो बनने की संभावना है वो प्रश्न पूछा जाता है ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भी याद रख लेंगे। ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, ICAR का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसके द्वारा भारत में मृदाओं के 8 प्रकार बतलाए गए हैं। आगे देखेंगे हम कौन कौन सी मृदाओं के प्रकार हैं। सबसे पहले हम उन मृदाओं के नाम देखेंगे और उसके बाद में उनके विस्तार की अवस्था को जानेंगे। देखिए आगे, चलते हैं हम मृदाओं के प्रकार पर। मृदाओं के प्रकार, अब एक भारत में मृदाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? 8 प्रकार की जो मुख्य रूप से मृदाएं हैं, और गौण प्रकार की 2 मृदाओं को किस भाग के साथ जोड़ा गया है? तो हम देखें सबसे पहले भारत में मृदाओं का पहला रूप, इसको कहा जाता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा को ही कहा जाता है कछारी मृदा। अभी इसके निर्माण की प्रक्रिया को भी देखेंगे। नेक्स्ट स्थिति में देखें तो नंबर 2 काली मृदा, नंबर 3 लाल मृदा, नंबर 4 लाल व पीली मृदा। यहाँ तक कि कुछ स्थिति आपके सामने अलग ही प्रकार की दिखलाई पड़ रही है कि काली, लाल, लाल और पीली, अर्थात मृदा की एक विशेषता ये भी होती है कि उसमें रंग के आधार पर भी उसकी तत्वों की जो उपस्थिति है वो मृदा को एक अलग श्रेणी की मृदा बतलाती है। तो आगे हम देखें नंबर 5 की स्थिति में, तो यहाँ तक हम 4 की स्थिति देख चुके हैं। 5वें प्रकार की मृदा देखते हैं तो लेटेराइट प्रकार की मृदा है। मृदा का 5वां प्रकार है लेटेराइट। लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 6 की, तो 6 नंबर पर आती है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा को ही कहा जाता है रेतीली मृदा, या इसी को कहा जाता है बलुई मृदा। ये इसी के अन्य नाम हैं। तो रेतीली मृदा के रूप में मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली, भारत में विस्तार की दृष्टि से पश्चिमी भारत के भाग में पाई जाती है। आगे हम देखें तो नेक्स्ट स्थिति आती है हमारे नंबर 7 की मृदा, और इसको कहा जाता है वन व पर्वतीय मृदा। वन व
पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट स्थिति आती है नंबर 8, इसको कहा जाता है दलदली व पीट मृदा। दलदली व पीट मृदा। अब यहाँ दो मृदाओं को हमने साथ देखा है, वन व पर्वतीय मृदा। वन मृदा अलग होती है, पर्वतीय मृदा अलग होती है। पर्वतीय मृदा कंकर पत्थर वाली होती है, वन मृदा वनस्पति की अधिकता वाली होती है, लेकिन ये जॉइंट प्रकार से पाई जाती है। अब यहाँ जो अलग किया गया मृदा का प्रकार, जो हट करके वन और पर्वतीय मृदा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखें तो अगली मृदा के रूप में, जिसको कॉमन रूप से देखा जाता है, अलग ही प्रकार की मृदा है जो वर्तमान समय में विस्तार की दृष्टि से अलग मान ली गई है, और इसको कहा जाता है लवणीय व क्षारीय मृदा। लवणीय व क्षारीय मृदा। तो प्यारे साथियों, वर्तमान में विस्तार की दृष्टि से इसी मृदा का एक रूप जो अधिक जल या सिंचाई की अधिकता या पानी की अधिकता के कारण से लवण व क्षारीय अवस्था में बदल जाती है, वह भाग इस मृदा के किसी भी एक भाग से हट करके एक अलग प्रकार की मृदा का क्षेत्र बन जाता है। अब ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है जहां अधिक सिंचाई होती है वहां। तो इस मृदा के विस्तार की जो अवस्थाएं हैं, या तो हमें शुष्क क्षेत्रों में गुजरात वाले क्षेत्र में लवणीय मृदा का विस्तार देखने को मिलता है, या क्षारीय मृदा की इनकी बात करें तो पंजाब वाले और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में अधिक विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि नहरी सिंचाई के कारण से जो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है यही किस में बदला जा चुका है, वो लवणीय और क्षारीय मृदा का भाग बन चुका है। तो वर्तमान समय में हमें मृदा की जो उपस्थिति है वो हमें इस 8 अवस्थाओं के साथ दिखलाई पड़ती है। ये हैं प्रमुख मृदा के प्रकार, प्रमुख मृदा के प्रकार, और इनको कहा जाता है गौण मृदा के प्रकार। मृदा के गौण प्रकार, लेकिन वर्तमान समय में इसको स्वतंत्र मृदा का भाग मान लिया गया है। वर्तमान में मृदा का स्वतंत्र प्रकार, यानी जिस प्रकार से मुख्य मृदाएं हैं उसी प्रकार से गौण मृदाओं को भी इस मृदा के स्वतंत्र प्रकार के रूप में मुख्य मृदा का अंग मान लिया गया है। तो ये हमारी 8 मृदाएं हैं, और इन 8 मृदाओं के अतिरिक्त लवणीय मृदा और अलग क्षारीय मृदा के रूप में 10 प्रकार की मृदाएं बनती हैं। तो इनको अगर हम गौण भागों में देखें तो गौण मृदा में एक आती है लवणीय मृदा और एक आती है क्षारीय मृदा। अभी चर्चा करेंगे लवणीय क्या है, क्षारीय क्या है, अर्थात लवणीय मृदा में किन तत्वों की उपस्थिति लवणीयता को लाती है, किन तत्वों की उपस्थिति क्षारीयता की स्थिति को व्यक्त करती है। अब हम चलेंगे 1 बाय 1 फर्स्ट से नीचे की ओर। तो सबसे पहले हम मृदा का एक प्रकार लेते हैं, और वो मृदा का प्रकार है जलोढ़ या कछारी मृदा। देखिए यहाँ तक के लिए मृदा का पहला प्रकार है नंबर 1 जलोढ़ मृदा। सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा की बात करेंगे। यह इस पर क्या प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से इस मृदा पर बनने वाले प्रश्नों की जो स्थिति है वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने की संभावनाएं रखती हैं। तो ध्यान दें, सबसे पहले जो जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण है, इस निर्माण की प्रक्रिया को समझना। जलोढ़ मृदा का निर्माण है वो नदियों के अपरदन से होता है, अर्थात नदियों द्वारा होता है, नदियों द्वारा इसका निर्माण होता है। अब नदियाँ किस प्रकार से होता है? नदियों के द्वारा इसका निर्माण अपरदन की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अपरदन की क्रिया द्वारा। अब अपरदन की क्रिया क्या होता है प्यारे साथियों, यहाँ थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अपरदन क्या होता है? किसी भी स्थान पर जहाँ पहाड़ी क्षेत्र या कोई धरातल का ऊपर उठा हुआ भाग होता है, यहाँ से जब वर्षा का जल या हिमानी पिघल कर के आती है तो इस अवस्था में अपरदन की जो क्रिया होती है या कटाव की क्रिया होती है, अर्थात हम ये देख सकते हैं कि वर्षा की जो उपस्थिति है
वो इस प्रकार से दिखलाई पड़ रही है अपने को। इस प्रकार से बादलों का बनना, वर्षा का होना ये पाया जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों पर यही वर्षा का जल जब बहता हुआ ढाल के साथ नीचे की ओर उतरता है, तो इस प्रकार से जब ये नीचे की ओर बहता हुआ आएगा तो अपने साथ में कुछ कंकर पत्थरों को काटता हुआ आगे चलेगा। और काटते हुए जब ये आगे की ओर जाता है, यही नदी तंत्र जब आगे ढाल को समाप्त करने के बाद में जमाव करना शुरू कर देता है, इस जमाव की क्रिया को ही कहा जाता है जलोढ़ मृदा। तो ये अपर्दन की क्रिया है। अपर्दन को कहा जाता है कटाव। कटाव की क्रिया के कारण से जो कटे हुए पदार्थ होते हैं वो अंततः ढाल समाप्त होने के बाद निक्षेप के रूप में हो जाते हैं। और ये जो निक्षेपण है, ये निक्षेप ही क्या कहलाता है? जलोढ़ मृदा कहलाता है। अर्थात इसी निक्षेप भाग को कहा जाता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो जलोढ़ मृदा की अवस्था क्या है? धरातल से ऊपर उठे हुए भागों पर जल द्वारा अपर्दन की जो क्रिया होती है या कटाव की जो क्रिया होती है, इस कटाव की क्रिया के दौरान जो भी पदार्थ बह करके इसके साथ नीचे की ओर आता है ढाल वाले क्षेत्रों में, और जहां ढाल समाप्त हो जाता है और उस अवस्था में आकर के ये कंकर पत्थर जो अपर्दन की क्रिया के साथ बाहर बहते हुए आ चुके थे और समतल भाग पर आकर जम जाते हैं, यही जमने की क्रिया या निक्षेपण की क्रिया जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है। अर्थात इसकी जो उपस्थिति है वो नदियों के द्वारा लाने से होती है। अर्थात जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा होता है। प्यारे साथियों, ये समझ पाए होंगे। यहाँ कुछ मृदा की कुछ अवस्थाओं को भी पूछा जाता है, वो भी एक बार के लिए यहाँ समझ लें। यहाँ जब ढाल समाप्त होता है तो ढाल की तलहटी में कुछ कंकर पत्थर की मोटी अवस्था पाई जाती है, और इस स्थान पर जो मोटे कंकर पत्थर पाए जाते हैं, इन मोटे कंकर पत्थर वाली मृदा के क्षेत्र को कहा जाता है भाबर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयोगी है, उपजाऊ है। वहाँ आपके इन 4 विकल्पों को दिया जाता है। वो 4 विकल्प कौन कौन से हैं? भाबर प्रदेश, भाबर के नीचे चलेंगे छोटे कंकर पत्थर आएंगे, और छोटे कंकर पत्थर के साथ साथ कुछ बड़े पत्थर आएंगे, और यहाँ पर पेड़ पौधों की अवस्था भी आना प्रारंभ हो जाती है। अर्थात ढाल समाप्त होगा तो यहाँ घास फूस खड़ी होगी, पेड़ पौधे होंगे, और इस क्षेत्र में आकर के तराई प्रदेश बनता है। तो तराई प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र से सबसे पहले भाबर प्रदेश आता है, भाबर प्रदेश के दक्षिण में तराई प्रदेश आता है, और तराई प्रदेश से जब आगे की ओर चलते हैं और अंत में जब डेल्टा आ जाता है, उससे पहले जहां महीन और मोटे कणों वाली जमाव की जो मृदा होती है, जो नदी के मार्ग में जमती है या नदी के रास्ते में जमती है, इस मृदा को तो कहा जाता है जलोढ़ मृदा का कौन सा रूप? इसको कहा जाता है खादर मृदा या खादर प्रदेश। और इसके बाह्य भाग में जमा जो मृदा है, इस मृदा को कहा जाता है बांगर मृदा। बांगर मृदा। अब ये ध्यान देंगे बांगर और खादर में क्या अंतर है। बांगर जो प्रदेश है ये कभी कभी ही निर्मित होता है, अर्थात जब बाढ़ की अवस्था आती है, वर्षा अधिक होती है पहाड़ी क्षेत्रों पर, नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, नदी अपने तटबंधों को तोड़ करके बाहर की ओर चली जाती है, अर्थात नदी का रास्ता बदल जाता है या बाहर की ओर चला जाता है, जिसको हम बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के दौरान नदी के बाहर जमे कंकर पत्थर वाली जो बारीक मृदा होती है, इसको कहा जाता है बांगर मृदा। तो इसका निर्माण होता है बाढ़ के दौरान। बाढ़ के दौरान। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ये भी ध्यान दें। बांगर मृदा कहलाती है, इसको कहा जाता है प्राचीन मृदा। प्यारे साथियों, सबको पता है कि बाढ़ प्रतिवर्ष तो संभव नहीं है, हर नदी में संभव नहीं है। किसी नदी में बाढ़ प्रतिवर्ष आ सकती है, लेकिन सभी नदियों में बाढ़ प्रतिवर्ष संभव नहीं है, क्योंकि भारत में ऋतु के साथ में वर्षा होती है तो कभी मानसून की जो अवस्था होती है वो अधिक सक्रिय होती है, तो कभी मानसून हमारा विलंब से होता है तथा वर्षा की मात्रा भी कम देता है, तो कभी यहाँ अकाल पड़ता है तो कभी मानसून अधिक सक्रिय होता है। ऐसी अवस्था में जब कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ के दौरान बांगर मृदा का निर्माण होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कभी कभी होता है, तो इसको कहा जाता है प्राचीन जलोढ़। प्राचीन जलोढ़ मृदा कहलाती है।
प्राचीन जलोढ़ कहलाती है। अब यहाँ जिस क्षेत्र से चाहे वर्षा कम हो या अधिक हो, अगर इसी क्षेत्र से बहती हुई नदियाँ जब अपने साथ लाए गए अपर्दन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो अवसाद पदार्थ आता है, यहाँ हम लिख सकते हैं निक्षेप, या निक्षेप के साथ जो पदार्थ लाया गया है वो अवसाद। तो इस अवसाद पदार्थ को जहाँ जमा करते हैं और प्रतिवर्ष कमोबेश थोड़ा बहुत जरूर जमा करती है, इस क्षेत्र में जमा जो मृदा है उसको कहा जाता है खादर मृदा। तो खादर मृदा होती है वो प्रतिवर्ष बनती है, ये बाढ़ के दौरान ही बनती है। तो प्रतिवर्ष बनने वाली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतिवर्ष बनने वाली जलोढ़ मृदा को कहा जाता है खादर मृदा। खादर मृदा प्रतिवर्ष बनेगी तो इसके साथ हर वर्ष परत दर परत इसकी मोटाई बढ़ती चली जाएगी, अर्थात इसमें जितने भी पदार्थ होंगे वो हमारी कृषि के लिए उपयोगी होंगे, और वो उपयोगी पदार्थ समाप्त होने से पहले नई मृदा और आ जाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है अधिक उपजाऊ मृदा। और ये बनती है नवीन यानी नई या प्रतिवर्ष, इसलिए इसको कहा जाता है नवीन जलोढ़ मृदा। इसको कहा जाता है प्राचीन जलोढ़ और इसको कहा जाता है नवीन जलोढ़ मृदा। तो इसको नवीन जलोढ़ के नाम से भी जाना जाता है या नवीन मृदा कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा। और यही आपके एग्जाम में सबसे बड़ा प्रश्न बन करके आता है, दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। नवीन जलोढ़ मृदा खादर कहलाता है, प्राचीन जलोढ़ मृदा है ये बांगर कहलाती है। तो प्राचीन जलोढ़ मृदा बांगर के नाम से जानी जाती है, ये भी उपजाऊ होती है। खादर मृदा ये भी उपजाऊ होती है, लेकिन इनमें सर्वाधिक उपजाऊपन हमारी इन जो नवीन जलोढ़ मृदा है इस क्षेत्र में माना जाता है। पहले साथियों देखेंगे एक बार पुनः, नवीन जो जलोढ़ मृदा है वो प्रतिवर्ष निर्मित होने के कारण ये अधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं अतिरिक्त बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं केवल नदियों द्वारा निर्मित मृदा जिसको जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है, अन्य नाम भी अभी पढ़ेंगे, इनको कछारी मृदा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये देखेंगे। इससे पहले देखें पहाड़ी अवस्था, वर्षा की उपस्थिति, अपर्दन की क्रिया और अवसाद या निक्षेप की क्रिया, इस प्रक्रिया के दौरान इनके 4 के क्रम पाए जाते हैं और चारों का क्रम पूछा जाता है। सबसे पहले बनता है भाबर, उसके बाद बनता है तराई, उसके बाद बनता है खादर और बांगर। तो पहले क्या बनेगा? पहले निश्चित रूप से नदी के बीच वाले क्षेत्र से नदी बही होगी तो खादर का निर्माण करेगी और बांगर का निर्माण करेगी। तो ये अवस्थाएं सामान्यतः 7 भी बन सकती हैं। अब यहाँ देखेंगे जब मोटे कंकर पत्थर हैं, ये मोटे कण हैं और मोटे कणों के कारण से, मोटे कण या कह सकते हैं चट्टानों के टुकड़े, इन्हीं मोटे कणों को हम क्या कह सकते हैं? चट्टान का लुढ़का हुआ रूप, या ऊपर से लुढ़कती हुई चट्टान नीचे तक आ जाना और यहाँ आकर के गिर जाना, इसको कहा जाता है चट्टान टुकड़े। तो चट्टानों के टुकड़े। अब जब चट्टानों के टुकड़ों की बात आती है तो इस ढाल के साथ बहने वाला जो पानी होता है वो तीव्रता के साथ नीचे उतरेगा और मोटे मोटे कंकर पत्थर होंगे तो इस स्थान से बहने वाला पानी आवाज़ करता हुआ तो आएगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदी लुप्त प्रदेश कहा जाता है। प्यारे साथियों ये ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है नदी लुप्त प्रदेश किसे कहा जाता है? तो नदी लुप्त प्रदेश कहा जाता है भाबर को। नदी लुप्त प्रदेश ये कहलाता है भाबर। कृषि के, मृदा की और अपर्दन की क्रिया तीनों को साथ मिलाकर के प्रश्न के रूप में प्रश्न पूछ लिया जाता है। नदी लुप्त प्रदेश किसे कहा जाता है? भाबर प्रदेश को नदी लुप्त प्रदेश कहा जाता है। फिर वापस किस स्थान पर आकर के नदी दिखलाई पड़ती है? तो प्रश्न यहाँ से आता है तराई प्रदेश में आकर के नदी वापस प्रकट होती है, इसलिए इस प्रदेश को नदी लुप्त प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ तराई प्रदेश में पेड़ पौधे होने के कारण, घास फूस होने के कारण मच्छर अधिक पैदा हो जाते हैं, इसलिए तराई प्रदेश के लिए प्रश्न बनता है किसको मलेरिया पेटी के नाम से जाना जाता है या मच्छर पेटी कहा जाता है? तो इसको मच्छर पेटी के नाम से जाना जाता है। तराई प्रदेश को मच्छर पेटी के नाम से जाना जाता है। ये हमारी सामान्य जानकारी थी। अब हम देखेंगे मृदा की इस अवस्था की प्रमुख विशेषताओं को। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा के अन्य नाम। जलोढ़ मृदा के अन्य नाम, इसको कहा जाता है कछारी मृदा।
कछारी मृदा, इस कछारी मृदा की जो उपस्थिति है वही जलोढ़ मृदा है और वही कछारी मृदा है। लेकिन अगर इसके रंग की बात करें तो इस मृदा का जो रंग होता है ये भी आपका उपयोगी प्रश्न है, इसका होता है धूसर रंग। धूसर रंग, धूसर रंग का तात्पर्य होता है राख जैसा रंग। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राख जैसे रंग वाली मृदा, राख जैसी मृदा। तो जिसका रंग राख जैसा होता है उस मृदा को किस नाम से जाना जाता है? उसको धूसर मृदा, जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखें तो इस मृदा की निर्माण की प्रक्रिया हम देख चुके हैं, अपरदन की क्रिया से होती है। तो इस मृदा की विशेषताएं क्या पाई जाती हैं? तो इसकी विशेषताओं में प्रमुख रूप से क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा। विशेषता, जलोढ़ मृदा की जो प्रमुख विशेषता है उनमें भारत में इसकी जो पहली विशेषता देखने को मिलेगी वो विशेषता ये है कि इसका विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। भारत में सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा। साथियों बता देना चाहता हूँ, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मृदा का विस्तार पाया जाता है। आगे भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मृदा का पाया जाता है, कछारी मृदा का पाया जाता है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे कितना पाया जाता है। तो भारत पर जितनी भी भू क्षेत्र पर जितनी भी मृदाओं का विस्तार पाया जाता है उसमें 43.40% भाग जलोढ़ मृदा का है। इस तथ्य से आप याद रखेंगे लगभग आधी मृदा हमारी जलोढ़ मृदा के रूप में है और बाकी शेष जो 7 प्रकार की मृदाएं हैं वो अन्य मृदाओं में आती हैं। तो यहाँ से प्रश्न सामान्य रूप से जो उठ करके आता है, भारत में सर्वाधिक बड़ा मृदा समूह किसे माना जाता है? तो सबसे बड़ा मृदा समूह है जलोढ़ मृदा को माना जाता है। मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ, भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है, ये कहलाती है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा का समूह सबसे बड़ा पाया जाता है क्योंकि लगभग हम देखते हैं 43.40% भाग पर अकेली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ये भी हम जानते हैं कि भारत में अधिकांशतः हर प्रदेश से होकर बहती हैं नदियां और उन नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद पदार्थ हैं वही जलोढ़ मृदा का निर्माण करते हैं। इसलिए भारत में सर्वाधिक विस्तार पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चाहे वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं, चाहे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से निकलने वाली नदियां हो वो भी जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं, चाहे वो हमारे तटीय द्वीप समूह की स्थिति रखती हो उनमें भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, अर्थात भारत की भूमि पर सबसे बड़ी जो मृदा है वो समूह है जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा के रूप में जाना जाता है। अगली विशेषताओं में हम चलें तो अगली विशेषता हम देखते हैं, विशेषता नंबर 2, यह विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा। अब देखिए हम भारत की बात कर रहे हैं लेकिन जब जलोढ़ मृदा की बात आती है तो प्यारे साथियों वो चाहे भारत की हो, चाहे हमारे भारत के अलावा किसी दूसरे देश की बात हो, चाहे वो चीन में बहने वाली नदियां हो, वहाँ भी अगर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी तो किस प्रकार की मृदा होगी? उपजाऊ मृदा होगी। अगर वो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी अगर नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है वो उपजाऊ मृदा होगी। अगर हम भारत के किसी एक राज्य की बात करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे वो राजस्थान राज्य हो, चाहे पंजाब राज्य हो और चाहे वो हम देखें तो तमिलनाडु राज्य हो, जहाँ भी जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है।
है। तो प्रश्न यहाँ से आपके लिए निकल करके आता है, विश्व की सर्वाधिक या भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा मानी जाती है, या सीधा सीधा सा प्रश्न होता है निम्न में से कौन सी एक उपजाऊ मृदा है। तो उपजाऊ अन्य भी हो सकती हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार अगर आपका जलोढ़ या कछारी है तो सबसे पहले आपका आंसर क्या बनेगा, जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा उपजाऊ मृदा मानी जाती है। नेक्स्ट अगर विशेषता देखें हम, तो विशेषता नंबर 3 में हम देखते हैं, विशेषता 3 है जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। जल धारण करने की क्षमता, और वो भी कैसी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। अब प्यारे साथियों, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, वो ये निकलता है अधिक और सर्वाधिक। अधिक में और सर्वाधिक में अंतर समझते हैं। अधिक का तात्पर्य है कि कुछ ज़्यादा मात्रा में रखती है, लेकिन सर्वाधिक का तात्पर्य अन्य से सबसे ज़्यादा रखती है। तो यहाँ प्रश्न 2 प्रकार से बनेगा, जल की अधिक धारण करने की क्षमता किस मृदा में पाई जाती है। अगर विकल्प में आपका आंसर जलोढ़ मृदा दिया हुआ हो, काली मृदा या रेगुर मृदा दिया हुआ हो, बलुई या रेतीली मृदा दिया हुआ हो, या लाल काली मृदा या लाल पीली मृदा दिया हुआ हो, आपका विकल्प क्या बनेगा, वहाँ उपस्थिति आपकी क्या बतलानी है, काली मृदा को बतलानी है। क्योंकि अधिक है, लेकिन जब काली है तो काली में सर्वाधिक है। तो काली मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन जलोढ़ मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। अधिक का तात्पर्य है कि एक बार जल देने के बाद वह मृदा कई दिनों तक नहीं सूखती है। यही कारण है कि जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में अधिक कृषि फसलें की जाती हैं। एक बार सिंचाई देने के बाद या एक बार सिंचाई की उपलब्धता पूर्ण करने के बाद लंबे समय तक वो भूमि सूखती नहीं है, वो मृदा गीली बनी रहती है, आर्द्रता को लंबे समय तक धारण किए रहती है, तो फसलों में वृद्धि या ग्रोथ होती है। इसलिए इस क्षेत्र में उत्पादन भी अधिक होता है। हमने कृषि को पढ़ा था और कृषि के साथ ये सारी जानकारियाँ देखी थी कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है, पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन अधिक होता है। कारण क्या था, हमने देखा दोनों ही क्षेत्र जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र हैं, दोनों उपजाऊ हैं, पानी की पर्याप्तता है, तो एक बार सिंचाई करने के बाद लंबे समय तक सूखते नहीं है, इसलिए वहाँ रबी की जो फसलें हैं वो अधिक की जाती हैं। इसका कारण है कि इसमें जल धारण करने की क्षमता भी अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, इसके कण महीन भी होते हैं और कुछ मोटे भी होते हैं। तो ये महीन कणों वाली मृदा भी होती है, महीन कण पाए जाते हैं, महीन कण पाए जाते हैं। लेकिन महीन और चिपचिपे की बात आए तो आपका प्रश्न अलग चला जाएगा, और वो विशेषता होती है काली मृदा की। तो यहाँ से भी आप प्रश्न देखेंगे किस मृदा में महीन कण पाए जाते हैं, और वहाँ युग्म दे दिया जाता है कौन सी मृदाएं महीन कणों वाली होती हैं। तो महीन कणों वाली मृदा के रूप में काली व जलोढ़ मृदा को जाना जाता है, जिसमें बारीक कण होते हैं। लेकिन सबसे महीन कण किसके होते हैं, तो वो काली मृदा होती है, जिसको चिकनी मृदा कहा जाता है। एक बार भीगने के बाद में वो और भी अधिक लंबे समय तक नहीं सूखती है, इसलिए महीन कणों वाली मृदा के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब किस रूप में जाना जाता है, यहाँ से प्रश्न महीन कणों से हटा करके इसके प्रकार पर रख देता है, और जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में जो कांप मृदा पाई जाती है ये महीन कणों वाली होती है। जलोढ़ मृदा का एक भाग जो अंततः यहाँ अवसाद रूप में समुद्र में गिरने से पहले जमा हो जाता है, इसी को कहा जाता है कांप मृदा, और ये कांप मृदा होती है बिल्कुल महीन कणों वाली मृदा। अब यहाँ से मृदा का क्रम भी पूछ लिया जाता है कि डेल्टाई क्षेत्र से पर्वतीय भाग की ओर बढ़ने पर मृदा के कणों में आना प्रारंभ होता है। मृदा के कणों में क्या उपस्थिति आना प्रारंभ होगा, महीन कणों से मोटे कणों की अवस्था प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि महीन कण अंतिम दूरी पर जाकर के होंगे जो जल के साथ घुले हुए होंगे। अंततः जल जब शीतल अवस्था में आ जाएगा, ठंडी अवस्था में अर्थात उसके बहने की अवस्था मंद पड़ जाएगी। शीतल का तात्पर्य यहाँ ठंडक से नहीं है, शीतलता की अवस्था है कि उसके बहने का फ्लो या जो वेग होता है वो कम हो जाता है। इस अवस्था में केवल जल के साथ जो घुली हुई अशुद्धियाँ होती हैं वही परिवहन कर पाती हैं। जब पानी रुक जाता है उस अवस्था में घुली हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं वो भी पैंदे में बैठना प्रारंभ कर देती हैं। तो अंततः ये महीन कण होते हैं। इससे पहले कुछ मोटे कण होते हैं अर्थात बजरी के रूप में होते हैं,
और जब पहाड़ी क्षेत्र की ओर चलते हैं तो मोटे कण होते हैं और अंत में हमने देखिए कैसे कण होते हैं, चट्टानों के टुकड़ों के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से जब डेल्टाई क्षेत्रों तक जाती है तो यही जलोढ़ मृदा अनेक बारीक बारीक कणों के रूप में बनना प्रारंभ हो जाती है और वहाँ जलोढ़ मृदा के कणों के आधार पर जो वर्गीकरण है वो भी पूछ लिया जाता है। तो पहले साथी यहाँ देखेंगे एक बार के लिए कि जो पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर मृदा विभाजन के साथ दिखलाई पड़ती है, पहाड़ी क्षेत्र में मोटे कणों वाली होती है और डेल्टाई क्षेत्रों में बारीक कणों वाली होती है और इसी को कहा जाता है महीन कणों वाली मृदा। और महीन कणों वाली मृदा किस रूप में जानी जाती है, कांप मृदा के रूप में जानी जाती है। अगली विशेषता के लिए अगर हम देखें तो अगली विशेषता निकल करके इसकी आती है नंबर 5 और 5 मृदा की विशेषता में आप देखेंगे कि ये मृदा खाद्यान्न कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। खाद्यान्न कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। सभी प्रकार की कृषि फसलें इसमें की जा सकती हैं लेकिन खाद्यान्न कृषि अधिक की जाती है, अर्थात अनाज वाली फसलें इसमें अधिक बोते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में जल भी मिलता है और उपजाऊ भी है। तो जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन अगर बढ़ाना हो तो हमें कौन से क्षेत्र का चयन करना होगा, जलोढ़ मृदा क्षेत्र का चयन करना होगा। तो यहाँ खाद्यान्न कृषि में कौन कौन सी कृषि फसलें बोई जाती हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है जो कृषि को लेकर के जोड़ दिया जाता है कि इस मृदा में या जलोढ़ मृदा में कौन सी कृषि फसलें बोई जाती हैं। तो कौन कौन सी कृषि फसलें बोई जाती हैं, इसमें चावल अभी हमने देखा पश्चिमी बंगाल भारत में, गेहूं देखा हमने उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रूप में बोया जाता है। इसके अलावा इसमें जौ बोया जाता है, इसके अलावा इसी क्षेत्र में जौ के अलावा मक्का का उत्पादन भी होता है। तो खाद्यान्न कृषि के रूप में यहाँ प्रधान रूप से देखा जाए तो ये सर्वाधिक चावल के रूप में और गेहूं के रूप में बोई जाती है। तो इस जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में खाद्यान्न कृषि में चावल और गेहूं प्रधान फसलें होती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में व्यापारिक फसलें भी बोई जाती हैं और व्यापारिक फसलों की बात करें तो गन्ना व आलू इस क्षेत्र में बोई जाने वाली व्यापारिक फसलें हैं। तो व्यापारिक फसलों के अंतर्गत भी देख लें, इसके अलावा व्यापारिक फसलें बोई जाती हैं। व्यापारिक फसलें, और वो व्यापारिक फसलें कौन कौन सी हैं, इन व्यापारिक फसलों में आलू व गन्ना फसलें हैं। अब एक ही चार्ट, एक ही स्क्रीनशॉट आपको जलोढ़ मृदा की संपूर्ण जानकारियां देता है और यहाँ से आपका प्रश्न बन करके आता है। किस रूप में आता है, मृदा के रंग को लेकर के प्रश्न आता है, मृदा के नाम को लेकर के प्रश्न आता है, मृदा की विशेषता पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, भारत में सर्वाधिक विस्तार को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा है, उपयोगी मृदा का भाग कौन सा है, जलोढ़ मृदा उपयोगी मृदा के रूप में जानी जाती है, विश्व की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी मानी जाती है, जलोढ़ मृदा मानी जाती है, जल धारण करने की क्षमता भी इसमें अधिक पाई जाती है लेकिन सर्वाधिक नहीं पाई जाती है, महीन कणों वाली होती है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं यहाँ बाबर प्रदेश में मोटे कणों की मृदा भी है लेकिन जो ही इससे नीचे की ओर चलते हैं तो अधिकांश भाग है वो इसका बारीक कणों के रूप में बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इसके कण बारीक भी होते हैं। अंततः हम इसको कांप मिट्टी के रूप में देखते हैं, ये भी जलोढ़ का ही भाग है। अगला यहाँ से प्रश्न बनता है ये कितने प्रकार की मृदा होती है जिसको नवीन मृदा और प्राचीन मृदा के रूप में जाना जाता है। तो बाढ़ से जो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है उसको कहा जाता है बांगर मृदा, और जो प्रतिवर्ष बहते हुए नदी के जल द्वारा ला करके छोड़ी गई अवसाद पदार्थ के रूप में होती है इसको कहा जाता है नवीन जलोढ़ मृदा या खादर मृदा। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। यहाँ से फिर फसल को लेकर के अगर प्रश्न डाल दिया जाए तो यहाँ से प्रश्न होगा आपका कि जलोढ़ मृदा क्षेत्र में कौन से फसलें अधिक की जाती हैं। तो इस क्षेत्र में चावल, गेहूं, जौ की कृषि की जाती है, इसलिए कृषि किस प्रकार की है, खाद्यान्न कृषि है। लेकिन इस क्षेत्र में जब उपजाऊपन अधिक है तो यहाँ इस उपजाऊपन के कारण से कौन सी व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन होता है, तो यहाँ गन्ना व आलू की कृषि का उत्पादन अधिक होता है। और प्यारे साथियों, गन्ना व आलू का उत्पादन अधिक करने वाला राज्य, अगर आपने कृषि पढ़ी है तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। तीन चीज़ों के लिए
आलू, गन्ना व गेहूं के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता है, वहीं चावल के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है। और यहाँ अधिक मृदा की उपयोगिता या उपजाऊपन अधिक होने के कारण ही इनमें प्रथम उत्पादन ज़्यादा होता है या उत्पादन की दृष्टि से ये राज्य अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ कृषि को और हमारी मृदाओं को साथ जोड़ा जा सकता है। यहाँ मृदाओं की विशेषता को लेकर के प्रश्न किया जा सकता है, यहाँ मृदा के निर्माण की क्रिया को लेकर के प्रश्न किया जा सकता है, और यहाँ मृदा की जो रंग व अन्य नाम हैं इनको लेकर के प्रश्न किया जा सकता है। प्यारे साथियों, आज की क्लास के साथ हम केवल मात्र मृदा की सामान्य जानकारी और मृदा के एक वर्गीकरण जलोढ़ मृदा या कछारी मृदा को देख पाएंगे। आगे के हम सीक्वेंस के साथ अगली हमारी जो श्रृंखला होगी उसमें देखेंगे भारत की शेष जो अन्य जो मृदाएं हैं उनके बारे में। आज की क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और साथ ही आप हमारी इस क्लास को जो देख रहे हैं अपने साथियों को भी शेयर जरूर करेंगे। आज की क्लास के साथ मैं लेता हूं विदा, मिलते हैं जो अगली अपनी क्लास होगी उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, नमस्कार।